sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली जो नंबर ऑफ साइड एटम्स होंगे या फिर हम ये कहेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि हम किसे दे सकते हैं, CH4 कार्बन सराउंडिंग में हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से रहेगा। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6। तो कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं, 2s2 2p2, यही कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो ग्राउंड स्टेट में बैलेंस शेल में s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में होंगे। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, py में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में फिर से वही चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s1। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा px1 py1 और ये pz1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s से किस में चला जाएगा, pz में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल हमारी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज होने वाली है, ये एक s ऑर्बिटल प्लस हमारा px ऑर्बिटल प्लस py ऑर्बिटल प्लस जो है हमारा pz ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल इस तरीके से हमारी यहाँ पे रहने वाली है। अब ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 109 डिग्री 25 मिनट, या फिर हम इसे 109 डिग्री ही बना लेते हैं, चलो इतना ठीक है, मिनट में ही आ जाए। तो ये इतना एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 4 ऑर्बिटल है वो किस तरीके से, वो 4 ऑर्बिटल समझने की कोशिश करो जरा। एक ऑर्बिटल ये रहेगी, दूसरी ऑर्बिटल यहाँ जाएगी, तीसरी ऑर्बिटल यहाँ जाएगी और चौथी ऑर्बिटल यहाँ जाएगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। जो ज्योमेट्री जो बनने वाली है ज्योमेट्री हमारी कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल, 1 2 3 और ये क्या था हमारा 4। तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री है ये। तो ये ज्योमेट्री हमारी ये कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल। तो मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस पे हो सकता है वो कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। चलो लिख दिया 109 डिग्री 28 मिनट। अब हम यहाँ पे देखते हैं साइड में हमने क्या लगा रखा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी वो कौन सी होगी, 1s1। तो साइड से यहाँ कौन सा जाएगा, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, s ऑर्बिटल हो जाएगी। तो ये हमारी क्या रही, s ऑर्बिटल रही, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या करेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सीधी सीधी बात है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो ध्यान बस क्या रखना है कि ध्यान ये रखना है कि साइड में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने चाहिए कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। वो एग्जांपल हम देखेंगे NH3 के केस में। अब देखो जरा, NH3 अगर मैं बोल रहा हूँ तो NH3 से कितना लग रहा होगा, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 3। लेकिन वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होने वाली है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। देखो समझो जरा, अगर मैं कह रहा हूँ NH3, तो NH3 की अगर हम पहले ज्योमेट्री बनाएंगे तो ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ये क्या बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और प्लस एक लोन पेयर हमारा, तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4। तो जब टोटल काउंट 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारी कौन सी होने वाली है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो NH3 के केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। देखो नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। हीलियम 2, तो ये हो जाएगा 2s2 2p। देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, वो समझने वाली बात ये है कि
px py pz, ये तीनों ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर लेंगे, हम ये भी कह सकते थे कि सर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे तो कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सर हो गया काम। एस की हमें क्या जरूरत है, लेकिन एस की जरूरत देखो यहाँ पे क्या है, इसे समझो जरा। यहाँ पे जो एस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस को पी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फुली फिल्ड है, इसे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पी को एस की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि px py pz इन तीनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल कुछ इस तरीके से रहेगा, जब 90 डिग्री पे रहेंगे तीनों p ऑर्बिटल्स, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा, काफी ज्यादा रिपल्शन होगा। अब ये क्या करेंगे, s के पास जाएंगे और s से क्या कहेंगे कि भाई आ जाओ, बारात में जा रहे हैं, बस नाचने के लिए एक और जन की जरूरत है, तो हमारा क्या रहेगा, s रहेगा। तो s px py और pz के साथ मिलके फिर से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करने वाला है। क्यों करने वाला है, क्योंकि अगर px py pz ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। रिपल्शन क्या रहता है, काफी ज्यादा रिपल्शन रहता है। लेकिन अगर ये s को अपने साथ कर लेंगे, अगर ये s को अपने साथ कर लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो ये इजीली कौन सी ज्योमेट्री में चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चले जाएंगे। जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जाएंगे, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एंगल फिर से कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अभी एंगल कितना था पी के बीच में, 90 डिग्री। अभी कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों होगा, क्योंकि अब पी ने किसको भी ले लिया, एस को। मैंने क्या बोला था, एस मोटा सा है, तो जैसे ही मोटा सा ऐसे 3 पी के बीच में जाएगा तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला था कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन से क्या होता है कि एस के भी कैरेक्टर आए और पी के भी कैरेक्टर आ गए। तो एस के कैरेक्टर आने की वजह से एंगल कितना हो गया, एंगल और ज्यादा इंक्रीज कर गया, एंगल कितना हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। ठीक है, अब वेस्पर थ्योरी में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि sp3 होने की वजह से ये चीज यहाँ पे हो गई। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर, और ये हमारा क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों करते हैं, इस बात को समझो जरा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे ही है। तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और ये हमारा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, रिपल्शन जनरेट हो जाता है। तो जब रिपल्शन जनरेट हो जाता है तो अभी जो इस तरीके से जो ये जो बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये हमारा क्या था, लोन पेयर था, ये एक हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया। अब मैंने क्या बोला, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये क्या करेगा, इसके और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन जनरेट करेगा। जब रिपल्शन जनरेट करेगा तो ये हाइड्रोजन थोड़ा पास में जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा पास में जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही होगा कि ये भी थोड़ा सा क्या जाएगा, पास में जाएगा, ये भी थोड़ा क्या होगा, पास में जाएगा। तो इनके पास में जाने से होगा क्या कि जो एंगल अभी तक देखो, ये एंगल अभी हल्का सा ज्यादा था, जैसे ही रिपल्शन हुआ तो ये एंगल थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। तो जब ये एंगल हल्का सा कम हुआ, समझ में आ रही बात, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला जो एंगल है, ये जो एंगल यहाँ पे जनरेट हो, जो अभी तक कितना था 109 डिग्री, वो एंगल अब हमारा कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। तो ये एंगल हमारा डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, 107 डिग्री। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंगल कितना रह जाएगा, 107 डिग्री। तो बस समझने की कोशिश ये करना, यहाँ पे केस क्या बन सकता है कि अगर एक लोन पेयर हो और हमारे पास क्या हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना रहेगा, 4। पहला केस हमने क्या देखा था, जब 0 लोन पेयर थे और 4 हमारे क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, तब भी कितना हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा था। एक और केस क्या हो सकता है कि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तब भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसका एग्जांपल हमारा बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O।
इसका एग्जांपल हमारे पास क्या बनेगा H2। तो H2 के केस में देखो होगा क्या, H2O के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरीके से रहती है, एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरीके से रहता है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से, एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर ये। कहने के लिए देखो इसका जो शेप है, इसका जो शेप है, शेप होता है बेंट। शेप कैसा होता है, बेंट। लेकिन जो इसकी ज्योमेट्री होती है, जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप बेंट का आंसर, ये क्या बात है, तो बात है यार उसको समझो जरा। जब ओरिजिनल जो रहा वो स्टार्टिंग कहां से हुई, इस तरीके से कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे और दो ही क्या थे, बॉन्ड पेयर। तो उसकी जो ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री कैसी थी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने चीज पहले समझाई है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लोन पेयर के बीच में क्या जनरेट हुआ, रिपल्शन जनरेट हुआ। तो जब रिपल्शन जनरेट हुआ तो ये एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहाँ पे जो बन रहा है, ये जो लोन पेयर है, ये जो क्या है बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। सेम यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इन रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और एंगल डिक्रीज करने की वजह से होगा क्या, जो ज्योमेट्री अभी तक इस तरीके से थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। कैसी ज्योमेट्री थी ये, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। ये हमारी क्या थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो अभी इस तरीके से हो रही थी, मान लो ये लोन पेयर था, एक लोन पेयर ये था, तो इनके रिपल्शन की वजह से अब ये ज्योमेट्री कुछ कैसी हो जाती है, बेंट ज्योमेट्री हो जाती है। तो शेप हमारा हो जाता है, कैसे हो जाता है, वी शेप हो जाता है। लोन पेयर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से आ जाता है। और जो एंगल जो है वो और डिक्रीज कर जाता है 2.5 डिग्री। तो पहले कितना एंगल डिक्रीज किया था, एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री पहले डिक्रीज किया, फिर 2.5 डिग्री फिर से डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हो जाता है 105 डिग्री, 105.5 डिग्री को समथिंग हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 टोटल काउंट हमारा कितना हुआ, 4। जब टोटल काउंट 4 हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी कितनी होने वाली है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। अब ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या था वो समझो जरा। अगर हम लोन पेयर को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो बनेगा वो हमारी कहलाएगी ज्योमेट्री, ये हमारी क्या कहलाएगी, ज्योमेट्री। लेकिन जब हम किसी का शेप बनाते हैं तो शेप के केस में हम लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, शेप के केस में हम लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शेप कहलाएगा। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा था, हमने क्या लिखा था, NH3 अमोनिया लिखा था। तो NH3 का अगर मैं कहता हूँ शेप बनाओ, क्या बनाओ, शेप, तो शेप में हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लोन पेयर हमारा कहाँ था, ऊपर था, तो उसकी जगह हमने क्या बना दी, 2 डॉट्स बना दी, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। इसका जो शेप है, ये शेप पिरामिडल शेप है। पिरामिडल शेप किस तरीके से, एक हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन और ये हमारा तीसरा हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन मिलकर कुछ ना कुछ हमारे किस तरीके से बना रहे हैं, पिरामिड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पिरामिड, क्योंकि ऊपर जो लोन पेयर लगा था उससे हम काउंट अप कर नहीं रहे हैं। तो ये जो शेप बचा, ये कैसा शेप बचा, पिरामिडल शेप बचता है। तो NH3 का जो शेप होता है, शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। और जो ज्योमेट्री होगी NH3 की, जो ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। तो ज्योमेट्री और शेप के बीच में अंतर क्लियर रखना। अगर हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, ज्योमेट्री कहलाएगी। अगर हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब वो क्या कहलाती है, शेप कहलाती है। तो शेप में हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। लेकिन जो शेप होता है अमोनिया कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन H2O की भी sp3 है और NH3 की भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करने के बाद अगर टोटल काउंट हमारा 4 हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर का, तब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ सकता है कि तो सर सारे मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करते होंगे। सारे मॉलिक्यूल्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, उसे बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। मिसकंसेप्शन क्या है कि सब लोग कहते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स सारे हाइब्रिडाइज करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
मैंने जब NH3 लिखा था, NH3 के केस में मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल्स हमारे पास पास हैं, वो p ऑर्बिटल्स पास पास हैं तो उनमें रिपल्शन क्या है, ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, इसकी वजह से उन्हें s की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो दूर दूर जा सकें। लेकिन ऐसे भी तो कुछ केस हो सकते हैं जहाँ पे एक p अगर यहाँ पे तो दूसरा p यहाँ पे है, जब दोनों p दूर दूर हो गए तो फिर रिपल्शन का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो ऐसा किस क्या बन सकता है, मान लो हमने क्या ले लिया PH3। देखो फास्फोरस जो है नियॉन ये 10 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 3s2 3p3। फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब थर्ड पीरियड में क्या होता है, शेप फास्फोरस जो फास्फोरस काफी बड़ा हो गया। अब जब फास्फोरस बड़ा हो जाएगा तो जो p ऑर्बिटल्स जो है, नाइट्रोजन के केस में क्या आता है, देखो नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस। नाइट्रोजन के केस में जो p ऑर्बिटल्स बन रही है वो p ऑर्बिटल्स कौन सी थी, 2p3 थी, तो ये p ऑर्बिटल्स पास पास में थी। उसी केस में p ऑर्बिटल्स कैसी थी, पास पास में थी, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या था, ज्यादा था। लेकिन फास्फोरस के केस में यही p ऑर्बिटल्स दूर दूर है क्योंकि फास्फोरस का खुद का साइज बड़ा है। जब फास्फोरस का साइज बड़ा है तो जो 3p3 बन रही होंगी वो ऑर्बिटल्स भी क्या होंगी, दूर दूर होंगी। तो जब ये ऑर्बिटल्स दूर दूर होंगी फास्फोरस के केस में, तो फास्फोरस के भी केस में फिर से यही होने वाला है, px py pz, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3s2। देखो अब जब pH3 में जब फास्फोरस के साथ में 3 हाइड्रोजन आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो pH3 हमारा बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो 3s2 है फास्फोरस को इस यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स हैं इन्हें इस 3s2 की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दूर दूर है, और जब ऑलरेडी दूर दूर है तो यहाँ पे रिपल्शन क्या है, कम है। जब रिपल्शन कम है तो कम रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे P को ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब P को ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी तो PH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, PH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, थर्ड पीरियड का है, किसका है, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिखें AS एंटीमनी, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का भी क्या था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अब इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके केस में भी फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जैसे कि क्या बन गया इसका PH3, इसका क्या बन सकता है, सल्फर से क्या बन सकता है H2S, यहाँ पे क्या बन सकता है H2SE, इसका क्या बन सकता है H2TE, तो ASH3। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे इन कंपाउंड्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो एक कंडीशन क्या होगी कि जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम 3D सीरीज से ज्यादा होना चाहिए, थर्ड पीरियड से ज्यादा, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये किसका हो गया, फिफ्थ पीरियड, तो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो साइड एटम होता है, जो साइड एटम है वो साइड एटम स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल इन द सेंस क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे H2S अगर बन रहा है, हमने सल्फर लिया, सल्फर के साइड में क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, तो इसके केस में भी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। और जिन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है उन्हें हम ड्रैगो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो ये बात ध्यान रखना। तो जब हम PH3 बनाते हैं तो PH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 93 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 93 डिग्री होता है, ठीक है। तो 93 डिग्री होने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। अगर हाइब्रिडाइजेशन होती तो S भी इन्वॉल्व हो जाता, और जब S भी इन्वॉल्व हो जाता तो एंगल हमारा कितना हो जाता, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना होता है, 93 डिग्री। उसके पीछे रीजन यही है कि PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा था। हाइब्रिडाइजेशन ना होने के पीछे मैंने क्या कारण बोला कि सेंट्रल एटम होना चाहिए किससे ज्यादा, 3D सीरीज से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, उस पे साइड एटम स्मॉल होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि सेंट्रल एटम कम से कम कंटेन्स वन लोन पेयर, एक लोन पेयर कंटेन करना चाहिए। देखो PH3 के केस में भी एक लोन पेयर है, H2S के केस में भी सल्फर के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं कि
या तो 3D सीरीज से ज्यादा का होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। साइड एटम कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसपे लोन पेयर होना चाहिए। अगर लोन पेयर है, साइड एटम स्मॉल है और सेंट्रल एटम 3D सीरीज से ज्यादा है तो फिर वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो PH3 हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, ASH3 हो गया, SbH3 हो गया, इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन हमारी नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो कह देते हैं सारे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं कि ऑर्बिटल्स जो है अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे उनके बीच में रिपल्शन कम है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि सर PH3 के केस में, अब देखो फास्फोरस को ही लेके चलते हैं। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा डिटेल हो गया है वैसे भी ऑलरेडी। अगर मैं कहूँ कि हमने क्या लिखा है PH4 पॉजिटिव। PH4 पॉजिटिव कैसे बना होगा, ये हमारा रहा PH3 फास्फोरस पे क्या था, लोन पेयर, प्लस में हमने ये ले लिया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव हमारा क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। तो अगर ये प्रोटॉन है तो फास्फोरस क्या करे, अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दे। तो जब हाइड्रोजन को इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो ये किस तरीके से हो गया होगा, PH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन, और फास्फोरस ने जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया होगा, पॉजिटिव। तो बोलो अब PH4 की हाइब्रिडाइजेशन होगी या नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्योंकि देखो एक कंडीशन 3D सीरीज चलो सेटिस्फाई है, दूसरी कंडीशन साइड एटम स्मॉल होना चाहिए, सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन क्या बोली थी कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। फास्फोरस के पास तो लोन पेयर रहा ही नहीं, उसने अपना लोन पेयर किसे डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन को। तो जब लोन पेयर नहीं रहा तो अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो PH4 में पॉजिटिव में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कितनी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल भी बना के देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने क्या किया, फास्फोरस, और फास्फोरस के साइड से हमने क्या लगा दिया, PCH3 का होल थ्राइस। मतलब ये रहा एक फास्फोरस, ये रहा हमारा CH3 मॉलिक्यूल, ये रहा हमारा CH3 मॉलिक्यूल, ये रहा हमारा CH3, ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी या नहीं होगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों होगी, यहाँ पे भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कि साइड में स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए। और जो CH3 होता है हमारा कैसा होता है, बल्कि मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा, एक कार्बन और साथ में 3 हाइड्रोजन और लेके आ गया। तो ये कैसा हो गया, हमारा बल्कि हो गया। यहाँ पे भी अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो जब टोटल काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 4। टोटल काउंट 4 होने की वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी कितनी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक बात कर ली थी, अब हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन केस में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, देखो यहाँ से टोटल एक चीज क्लियर हो रही होगी, 3p है, एक s है, एक d है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहने वाला है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ना कुछ कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। s में जो हमारे पास आने वाली है, s हमें पता है यही होती है, ये हो गया px, ये हो जाएगा हमारा py, और ये क्या हो जाएगा हमारा pz। अब देखो d में से जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, d में देखो कौन कौन से ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और ये हो जाता है dz²। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि जो ऑर्बिटल सिमिलर शेप में, जब हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर मैंने ये बोला था कि वो ऑर्बिटल्स हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है जिनका या तो एनर्जी लेवल सेम होता है या फिर जो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से सिमेट्रिकल होती हैं। यहाँ पे जो pz ऑर्बिटल है और इनमें इन पांचों ऑर्बिटल्स में अगर देखो तो जो dz ऑर्बिटल है, इन दोनों के शेप में काफी ज्यादा क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है कि d में से कोई एक ऑर्बिटल चाहिए, तो d में से जो एक ऑर्बिटल आता है वो हमारा कौन सा आता है, dz²। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी हमारी कौन सी करेगी, dz² पार्टिसिपेट करने वाली। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है, 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर
5 में जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल किस तरीके से बनेगी, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं PCl 5 से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, PCl 5 से। तो PCl 5 की ट्रायगोनल बाई पिरामिडल किस तरीके से बनेगी, एक क्लोरीन ये होगा, दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, ये चौथा क्लोरीन और ये पांचवा क्लोरीन, ये हमारी क्या बनती है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑल 5 क्या है, ये बॉन्ड पेयर्स है। तो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से रहने वाला है। देखो बाकी सारी चीजें कंसेप्ट मैंने बता रखा, मैं दोबारा से फिर वही हाइब्रिड ऑर्बिटल उस तरीके से नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जनरेट होता है, हम उन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इसको देखो तो ये एक तरीके से ये जो यहाँ पे जो शेप बन रहा है, ये शेप हमारे क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इतने ही शेप की बात करूँ तो ये हमारी क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप है। तो ट्रायगोनल प्लेनर बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, 2p और एक s, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या बन जाता है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर p और d हाइब्रिडाइज करेंगे, मान लो ये हमारा क्या था, p ऑर्बिटल था, और इसी के साथ जो हम हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, किसको हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, dz स्क्वायर को हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइज होके सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल जनरेट करेगी, जो कुछ इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेगी, क्योंकि ये भी z एक्सिस के अलोंग है, ये भी z एक्सिस के अलोंग है। इनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगी हमारी pd हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाएगी, p और d हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि sp2 प्लस pd से मिलके बनता है। जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 और pd से मिलके बनता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, sp2। तो sp2 पार्ट क्या बनाता है, ट्रायगोनल प्लेनर, जैसे कि हमने पहले बनाया था। pd हमारा क्या बनाएगा, ये इस तरीके से बनाएगा। तो अब क्या होता है कि जब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो जनरेट होता है, किस तरीके से जनरेट होता है, ये तो हमारा वो हो गया जो pd से जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो दो क्लोरीन लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं, ये pd में लगे हुए हैं। एक हमारा क्या बनेगा, ये s बनेगा, एक क्या बनेगा s, इसे मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, ये हमारा क्या बनेगा, एक s, ये हमारा क्या बनेगा, दूसरा s, और ये क्या बनेगा, तीसरा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये ट्रायगोनल प्लेनर, और ये हो गया हमारा pd हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों के केस में ये हमारा क्या था, pd हाइब्रिडाइजेशन है, और ये तीनों मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो जरा, तो इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, बाद में क्या होगा कि यहाँ पे अगर हमने PCl5 लिया तो यहाँ पे आके क्लोरीन इस तरीके से आके यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो हमें कॉपी में बनाना रहता है। सीबीएसई में जब कभी पूछ लिया जाता है तो इस तरीके से क्वेश्चन PCl5 हम बना सकते हैं। लेकिन अब देखो जरा, यहाँ पे हुआ गया था कि इसे मैं दोबारा से रफ कर दे रहा हूँ। रफ करने के पीछे रीजन क्या है जो हमें समझना है, समझो जरा इधर। ये बनाया था pd, तो देखो ये इस तरीके से रहा, ये sp2 जो बना, मैंने इन sp2 को क्या बनाया, थोड़ा सा छोटा बनाया। अब समझो जरा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इस sp2 में देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 हैं। तो अगर ऐसे मान लो 3 नंबर का पेपर था, 3 में से अगर हमारा 1 नंबर आता तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाता है, 33.33%। तो यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पे कितना निकलेगा, 33.33%। मतलब s का परसेंटेज कितना है, 33.33%। लेकिन pd में परसेंटेज ऑफ s कितना है, 0 है। अब यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो समझो जरा। देखो s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है, p ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है। मैंने स्टार्टिंग से एक ही चीज बोली है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके कैरेक्टर उसमें आएंगे। तो अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है तो उसमें s का पार्टिसिपेशन कितना है, 33.33%। बाकी के दो p का पार्टिसिपेशन कितना है, 66.67%। ठीक है, तो जितना ज्यादा s का कैरेक्टर, जितना परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतने ही ज्यादा पास रहेगी। ये बात समझ में आती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कह रहा हूं तो वो क्या है, s कैरेक्टर उसके में ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी। अगर मैं कह रहा हूं pd हाइब्रिडाइजेशन, तो pd हाइब्रिडाइजेशन में s तो है ही नहीं, तो वो काफी ज्यादा दूर होगी, क्योंकि अगर s यहाँ पे है, p यहाँ पे और d यहाँ पे है, तो pd कुछ यहाँ पे आएगी p और d के मिड में।
sp2 हमारी पास में आएगी, तो यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। किसका न्यूक्लियर फोर्स, फास्फोरस का न्यूक्लियर फोर्स इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियर फोर्स किसी भी चीज पे ज्यादा लगेगा तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करना जरा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होंगे, और अगर वो बॉन्ड्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बॉन्ड लेंथ भी हमारी क्या होगी, शॉर्ट होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो ये जो तीन यहाँ पे मैंने बनाया था, अब ये जो तीन क्लोरीन है इनके बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी। लेकिन जो ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही, जो p और d से मिलकर बन रही थी हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनके केस में परसेंटेज s कितना है, 0 है। तो जब परसेंटेज s 0 है तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगी, और जब वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगी तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे, लॉन्गर होंगे। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, लॉन्गर होंगे। तो ये दो क्लोरीन हमारे लॉन्गर होते हैं, ये तीन क्लोरीन हमारे क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं। तो ये बॉन्ड्स हमारे कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स जो होती है वो ग्रेटर होती है किससे, बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। रीजन उसके पीछे यही है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं यहाँ पे परसेंटेज एस फैक्टर कितना होता है, 33.33% हमारा निकल के आता है। यहाँ पे परसेंटेज एस फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स थे इनमें परसेंटेज एस फैक्टर कितना है, 0। यहाँ पे परसेंटेज एस फैक्टर क्या है, 33.33%। इसकी वजह से ये बॉन्ड्स हमारे शॉर्टर होते हैं, ये बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। तो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन किससे मिलकर बनता है, हमारा sp2 प्लस pd हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 हमारा क्या बनाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये दोनों हमारा क्या बनाता है, लीनियर। और जो कंबाइंड शेप बनता है वो क्या बनता है, हमारा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल को मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा तो समझना थोड़ा सा किस तरीके से रहेगा। एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये हो गया हमारा, तीसरा बॉन्ड हमारा कुछ ये हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे तीन बॉन्ड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा बॉन्ड, और ये यहाँ से हो गया हमारा पांचवा बॉन्ड। तो ये क्या बना हमारा, ट्रायंगुलर प्लेनर, सॉरी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, सॉरी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ये एक ट्रायंगुलर ये रहा, एक पिरामिड यहाँ से बनेगा, एक पिरामिड यहाँ से बनता है नीचे से। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल कहते हैं। अगर मैंने पहले ट्रायंगुलर बाई प्लेनर बोला तो सॉरी इसके लिए, ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बनता है। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री किस तरीके से रहती है, इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो बॉन्ड्स लॉन्गर शॉर्टर, आई थिंक वो क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी में एक चीज और हो सकती है, देखो जरा, वो ज्योमेट्री हमारी रियल है, रियल ज्योमेट्री है, इसलिए क्या रहेगा, sp3d, या फिर ये हो सकता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये बात ध्यान रखना, अगर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है किसी की, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमारी क्या होगी, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल किस तरीके से बन सकता है, मान लो ये कोई एटम था A, ये P, और ये भी B, और ये भी हमने क्या बना दिया, B बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनता है। तो स्क्वायर पिरामिडल के केस में किस तरीके से रहेगा, इस तरीके की हमारी क्या मिलेगी हमें, हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पे वो क्या होगी, हमारी dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसे थोड़ा मार्क कर लेना। देखो, बिना ज्योमेट्री बनाए हम नहीं बता सकते कि किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। कुछ लोग फॉर्मूला लिखा देते हैं, वो फॉर्मूला बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके अभी मैं आगे एक्सेप्शंस बताऊंगा, काफी ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। तो सही तरीका क्या है कि आप ज्योमेट्री बनाइए एक बार, ज्योमेट्री बनाने के बाद आप सीधे सीधे वहां पे बॉन्ड पेयर काउंट करिए, लोन पेयर काउंट करिए, आप फिंगर्स पे गिन सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ध्यान रखना। बस 5 के केस में ध्यान रखना कि अगर ट्रायंगल बाई पिरामिडल है तो sp3d, अगर स्क्वायर पिरामिडल है तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है।
अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम यहाँ पर टोटल काउंट करें तो ये 4 और प्लस 2, ये टोटल कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो अगर 6 हो रहा है तो 6 हमारे किससे केस में हो सकता है, SF6 क्या बनाएगा हमारा, जो ज्योमेट्री हमारी बनती है यहाँ पे क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। कैसी बनती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझने के लिए देखो थोड़ा समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑक्टाहेड्रल काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आती ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती है। तो मान लो ये एक सल्फर था, एक फ्लोरीन ऊपर रहेगा, दूसरा फ्लोरीन नीचे, चौथा फ्लोरीन यहाँ पे, पांचवा फ्लोरीन यहाँ पे, छठवां फ्लोरीन यहाँ पे, सातवां फ्लोरीन यहाँ पे। अब मेन क्वेश्चन ये आया था, बच्चे कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं सर ऑक्टा लिखा है, ऑक्टा का मतलब 8 होना चाहिए। तो वो बात सही है, ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है। तो अब ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से समझो जरा ऑक्टाहेड्रल को। तो मान लो 4 फ्लोरीन बॉन्ड्स थे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये हमारा क्या था, चौथा फ्लोरीन, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए। होल्ड करने में प्रॉब्लम है थोड़ा 4 पेंस को। ये हमारे 4 फ्लोरीन हो गए। एक फ्लोरीन हमने कहाँ लगाया, ऊपर लगाया। अब समझो जरा, 1 2 3, अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करें तो एक प्लेन यहाँ से बनेगा। समझ में आ रही बात, 1 2 3 अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करें तो एक प्लेन यहाँ से बनेगा, सेम एक प्लेन यहाँ से बनेगा और एक प्लेन यहाँ से बनेगा। टोटल प्लेन कितने बने, 4 प्लेन। ठीक है, अब इसी तरीके से एक फ्लोरीन नीचे था तो वो फ्लोरीन ये नीचे रहा, तो यहाँ पे भी अब एक प्लेन यहाँ से, तो 4 प्लेन ऊपर बने, 4 प्लेन हमारे यहाँ से बनेंगे। इसलिए यहाँ पे कितने प्लेन्स बन रहे हैं, 8 फेसेस बन रहे हैं। फेस कितने बन रहे हैं, 8 फेसेस बन रहे हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे फिर से वही है, s px py pz dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। समझ में आ रही बात, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि ये dz स्क्वायर ये क्या है, सिमेट्रिकल है। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है कौन सी करती है, dz स्क्वायर। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है कि इसमें ध्यान रखना कि जो ऑर्बिटल हमारी पार्टिसिपेट करेगी वो ऑर्बिटल कौन सी पार्टिसिपेट करेगी, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे बन सकते हैं कि जिनमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे अभी क्या था, 6 बॉन्ड पेयर थे। कितने बॉन्ड पेयर थे हमारे, 6 बॉन्ड पेयर थे। अगर कोई केस हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, 5 बॉन्ड पेयर हो प्लस एक हमारे पास क्या मिल जाए, हमें लोन पेयर मिल जाए, तो ऐसा केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर हम क्या ले लें, क्लोरीन ले लें। समझ में आ रही बात, तो ClF5 को इस टाइप से अगर हम बना दें, Cl तो नहीं जाएगा, I बन जाएगा, IF5 बनाए। ठीक है, तो आयोडीन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 बॉन्डिंग में चले गए, 2 क्या बचे यहाँ पे, लोन पेयर। तो आयोडीन के केस में किस तरीके से बनेगा, एक आयोडीन यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे, चौथा फ्लोरीन यहाँ पे, पांचवा फ्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रही बात, और ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो देखो ये ज्योमेट्री हमारी क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री हमारी कैसी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। एक लोन पेयर, 5 हमारा क्या था, बॉन्ड पेयर। तो टोटल काउंट कितना हो गया, 6। और जब टोटल काउंट 6 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो IF5 हमने बनाया है, IF5 की ज्योमेट्री चलो हमें क्लियर होगी, ज्योमेट्री हमने क्या लिखी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसका शेप क्या होगा। शेप के केस में मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोन पेयर को हम शेप में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जब हम लोन पेयर को शेप में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो हमने इसे यहाँ से हटा दिया। अब ये क्या बचा, ये बचा स्क्वायर पिरामिडल। क्यों स्क्वायर पिरामिडल बचा, ये 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 1 2 3 4 और एक फ्लोरीन कहाँ है, नीचे। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल, जो भी हमने पहले देखा था। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बात ध्यान रखना, शेप इसका क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल।